हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने टेंस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने टेंस के बारे में डिस्कस किया और हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अगेन आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपके टेंस के कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। टेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, इंग्लिश में मैंने आपको बताया था टाइम, और टाइम को हम 3 फेजेस में पढ़ते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, राइट। सो पूरे सेंटेंस के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इन टेंस यानी उसको हम टाइम के रूप में लिख सकते हैं, या फिर हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिससे हमें पता चल सकता है कि सेंटेंस किस बारे में या कब के टाइम के बारे में बताया गया है। वो कौन सा होता है? वो होता है एक्शन। जो भी आप एक्शन करते हो वो हमेशा टाइम से रिलेट होता है। कैसे? अब देखिए, एक्शन अगर पास्ट में हुआ है तो उसके लिए पर्टिकुलरली हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट में अगर एक्शन की बात करें उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, और फ्यूचर के एक्शन की बात करें उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो ये एक्शन को बताता कौन है? आपको मैंने कई बार बताया है कि एक्शन या स्टेट को बताने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम वर्ब कहते हैं। अब इसी वर्ब के स्ट्रक्चर को हम टेंस में पढ़ते हैं, राइट। तो टाइम बेसिकली क्या बताता है? वर्ब टेंस हमारा क्या बताता है? वर्ब के स्ट्रक्चर को इन डिफरेंट टाइम, यानी पास्ट में कैसा रहेगा वर्ब का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट में वर्ब का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, और फ्यूचर में वर्ब का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये हम टेंस के अंदर पढ़ते हैं। सो टेंस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देता है। अब समझिए, अगर हम पास्ट की बात करें तो यानी हम जिस मोमेंट में अभी हैं उससे पहले के जितने भी मोमेंट रहा है वो हमारा पास्ट टेंस में रहा है। तो यानी उसके लिए जो हमारा वर्ब है उसके स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं। हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही हम प्रेजेंट में पढ़ते हैं, यही हम फ्यूचर में पढ़ते हैं। अब सिंपल में क्या स्ट्रक्चर होता है, कंटिन्यूअस में क्या स्ट्रक्चर होता है, ये हमने थ्योरी में अच्छे से डिटेल में कवर किया है, राइट। और टेंस को आगे और पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बारे में जानकारी रखिए। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, काफी बार हमसे वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के यूज के बारे में पूछा गया था कि कहां पर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होने को मिलता है। देखिए, ये टेंस में आपको पता चल जाएगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ यूज करना है, सेकंड फॉर्म कहाँ यूज करना है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म कौन सा होता है। जैसे मान लीजिए कम, केम, कम, जो कम है वो वर्ब का थर्ड भी हम कम से यूज करते हैं, और कम का हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी कम से ही डिनोट करते हैं। केम हमारा होता है कम का वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कहां पर थर्ड फॉर्म यूज करना है, कहां पर फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, कहां पर सेकंड फॉर्म यूज करना है, और हर एक पर्टिकुलर वर्ब के कौन सी फॉर्म होती है, कितनी फॉर्म होती है, और कौन सी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, राइट। अगर आपको ये क्लियर रहेगा तो आपके लिए टेंस ईजी हो जाएगा। एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, वो क्या? वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होता है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। तो वर्ब किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है और टाइम पे डिपेंड करती है। यानी टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब होगी, वर्ब के अकॉर्डिंग टाइम नहीं होगा। अगर हमें कहीं से भी हिंट मिलेगा कि ये सेंटेंस पास्ट के बारे में, तो हम वर्ब में चेंज करेंगे, ना कि सेंटेंस में चेंज करेंगे। अगर हमें पता चले कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर के बारे में या प्रेजेंट के बारे में, तो हम वर्ब के अंदर चेंज करेंगे, राइट। तो कैसे स्ट्रक्चर में क्या वर्ब लिखी जाती है, ये हमने थ्योरी में अच्छे से कवर करा है। तो इससे पहले आपको पार्ट 1 जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए वो, और उससे भी पहले आपको थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा, राइट। सो अब हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं इस वाले पार्ट में। A high school student is not even understanding the basics of chemistry and physics। तो देखिए, यहाँ पर एक हाई स्कूल स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है कि जो हाई स्कूल स्टूडेंट होता है वो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स को नहीं समझ पाता। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, राइट। एक जनरल स्टेटमेंट है। अगर एक जनरल स्टेटमेंट है तो इसको हम किस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, राइट। सिंपल प्रेजेंट में तो हमारे पास ऑप्शन है डज नॉट अंडरस्टैंड, इवन, वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये गलत हो जाएगा। हैज नॉट अंडरस्टूड, ये भी गलत हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। तो जनरल स्टेटमेंट है तो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, he is having many friends here। अब देखिए, is having को कहां पर यूज करना होता है और कहां पर नहीं। ये क्या बोल रहा है इस स्टेटमेंट में कि यहां पर उसके बहुत सारे दोस्त हैं। सो is having होगा या he has होगा। सो द करेक्ट इज he has। इसके यहां पर काफी सारे दोस्त हैं। have नहीं हो सकता, have हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं, और will इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये फ्यूचर टेंस के बारे में बात हो रही है, राइट। तो उसके करंटली दोस्त हैं तो he has, और ही के साथ और शी के साथ क्या हम यूज करते हैं? हैज। आई, यू और दे और वी, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव, राइट। तो ये आप याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
आई कांट गो आउट इन द रेन एज आई एम नॉट हैविंग एन अम्ब्रेला, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, आई कांट गो आउट इन द रेन, मैं बारिश में बाहर नहीं जा सकता। एज का मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, कंजंक्शन है, तो इसका मतलब होता है बिकॉज, राइट। बिकॉज आई एम नॉट हैविंग, क्या मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है, राइट। अब आपको इसमें से बताना है आई हैव नो अम्ब्रेला या आई डोंट हैव द अम्ब्रेला। सी, आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला होगा या फिर आई डोंट हैव द अम्ब्रेला होगा। अगर आप इस कंडीशन में बात करें तो इस कंडीशन में ना हमारे दोनों ही सेंटेंस, यानी देखिए अम्ब्रेला तो ये एन आएगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। और आई हैव नो अम्ब्रेला ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अम्ब्रेला से पहले मैंने एक नो डिटर्मिनर लगा दिया। नो का मतलब क्या है कि इसकी जीरो क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें ए और बी दोनों ही सही है। अगर आप कोई भी मार्क करेंगे तो दोनों ही सही होगा। आई डोंट हैव अम्ब्रेला, हैव एन अम्ब्रेला और आई हैव नो अम्ब्रेला, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आई एम हैविंग 2 सिस्टर्स, तो वो क्या बता रहा है, उसकी 2 बहनें हैं। आई एम हैविंग 2 सिस्टर, अब उसकी 2 बहनें हैं, तो क्या यहाँ पर हैविंग होगा या हैव होगा या हैड होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आई हैव 2 सिस्टर्स, राइट। तो आई हैव 2 सिस्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आई एम हैविंग मोर देन 100 बुक्स, अब उसके बारे में बता रहा है कि ये देखिए हैव का मतलब होता है पोजेशन, कि आपके पास है, राइट। तो यहाँ पर बता रहा है आई एम हैविंग मोर देन 100 बुक्स, तो यहाँ पर होगा आई हैव। कितने इजी से क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर होगा आई हैव, सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दीज टेस्ट शो वेदर समवन इज हैविंग एन इन्फेक्शन, तो अब इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो टेस्ट हो रहे हैं ना, दीज टेस्ट शो, अब ये जो टेस्ट है क्या शो करेंगे कि किसी को इन्फेक्शन है या नहीं। देखिए समवन हो गया, एनीवन हो गया, राइट, नो वन, राइट। तो इनके ये जो होते हैं ना, इनको हम किसको ट्रीट करते हैं, हम इन्हें सिंगुलर ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं, सिंगुलर ट्रीट करते हैं। अगर सिंगुलर ट्रीट करते हैं तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, राइट। इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर सिंगुलर वर्ब आएगी तो शो वेदर समवन इज हैविंग होगा, या फिर इज हैविंग गलत हो जाएगा, समवन हैज एन इन्फेक्शन, हैज होगा, क्योंकि यहाँ पर समवन सिंगुलर है, तो सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग, यहाँ पर आर हैविंग का मतलब पता है क्या है, बात कर रहे हैं, जिस पे हम बात कर रहे हैं, जो बातचीत हम कर रहे हैं वो आउट ऑफ द मेन टॉपिक है। यहाँ पर आर हैविंग का मतलब मेरे पास नहीं या हमारे पास नहीं का मतलब है, ये पोजीशन नहीं दे रहा है। यहाँ पर आर हैविंग का मतलब है कि जिस बारे में, जिस विषय में हम बात करें वो आउट ऑफ द टॉपिक है, तो यानी ये हमारा सही पार्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 8, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। देखिए अब ये एक प्रॉपर नाउन है, राइट, माधुरी दीक्षित ये किसी का नाम है। अब प्रॉपर नाउन है तो अब इसके बाद क्या, अ लार्ज फैन फॉलोइंग, यानी उनके बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो ये पोजेशन की बात कर रहा है। और हैज हैव हमने उसके लिए यूज करते हैं, तो इज हैविंग नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और सिंगुलर है, इसलिए माधुरी दीक्षित हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग, तो ए पार्ट में एरर है, इसे हम करेक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए ही इज हैविंग। नाउ यहाँ पर इज हैविंग का मतलब क्या है ना, ये पोजीशन की बात कर रहा है कि उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं। ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर, तो ये सही है, राइट, इसमें कोई एरर नहीं है। नाउ आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, अब यहाँ क्या बात कर रहा है, आई एम हैविंग, मेरे ये पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो आई एम हैविंग नहीं होगा, आई हैव होगा, राइट, यहाँ पर कट हो जाएगा, यहाँ पर होगा आई हैव 3 चिल्ड्रन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। देखिए ये एक फैक्ट है, नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे बच्चों को आइसक्रीम पसंद है। आर लाइकिंग का मतलब आइसक्रीम का मतलब होता है कि आप पसंद कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर एरर, अब आपको बताना है क्या होगा, लाइक्स होगा, लाइकिंग होगा, वर लाइकिंग होगा या लाइक होगा। अगर आप ध्यान से देखें मोस्ट चिल्ड्रन, तो यहाँ पर जो चिल्ड्रन है ये प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो यहाँ पर लाइक्स तो होगा नहीं, राइट। वर लाइकिंग मतलब पास्ट की बात हो गई, लेकिन बहुत सारे बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, राइट, पसंद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है बहुत सारे बच्चे पसंद कर रहे हैं, नहीं करते हैं, तो यहाँ पर होगा लाइक।
राइट तो इसको आप ठीक करेंगे, बी पार्ट इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चंस, राइट। आई एम होपिंग शी विल क्लियर हर एंट्रेंस एग्जाम। देखिए आई एम होपिंग एक ये सेंटेंस हो गया, मैं उम्मीद कर रहा हूं, शी विल क्लियर हर एंट्रेंस एग्जाम, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ये क्लॉज हो गई, ये दूसरी क्लॉज हो गई, एक में ये सब्जेक्ट हो गया आई और ये आई एम होपिंग होगी वर्ब, शी सब्जेक्ट हो गया, विल क्लियर हो गया आपका वर्ब। तो इनको जोड़ने के लिए ना आपको एक चाहिए था कंजंक्शन, राइट। कंजंक्शन दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कंजंक्शन नहीं है यहाँ पर, तो ये वैसे भी एरर है, तो नो इंप्रूवमेंट तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आई होप, राइट, क्या यहां पर ये होगा आई होप शी क्लियर्स द एग्जाम, आई एम होपिंग शी क्लियर्स द एग्जाम, आई एम होपफुल, अगर होपफुल के बाद दैट आ जाता तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता, राइट। पर यहां पर दैट नहीं है, इसके लिए हम इसको भी नहीं रखेंगे, बी को भी नहीं रखेंगे, ए इज द राइट आंसर। आई होप शी क्लियर्स हर एंट्रेंस एग्जाम, so A is the right answer. Now question number 13. She is loving chocolate ice cream. She is loving chocolate ice cream. अगर आप ध्यान से देखें, क्या वो चॉकलेट आइसक्रीम पसंद कर रही है या उसे पसंद है, तो हम उसकी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं कि उसको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है। अगर यहाँ पर आप देखो शी क्या सिंगुलर है, शी है हमारी सिंगुलर, तो इसके साथ जब भी हम वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, देखिए वर्ब का हम सिंगुलर फॉर्म करते हैं तो उसमें हम ऐड करते हैं एस या ई एस, तो यहां पर शी लव नहीं होगा, शी लव्स होगा, शी लव्स चॉकलेट आइसक्रीम, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14. आई अर्नेस्टली बिलीव दैट यू विल विजिट आवर रिलेटिव्स ड्यूरिंग योर फोर्थकमिंग ट्रिप टू बॉम्बे। तो वो भरोसा रखता है किस बात पे कि आप विजिट करोगे हमारे रिलेटिव्स को अपनी बॉम्बे आने वाली बॉम्बे की ट्रिप पे। तो हमें किस में चेक करना, आई अर्नेस्टली बिलीव, राइट। अब इसमें आप देखिए सर्टेनली बिलीविंग दैट, कुड नॉट बिलीव, राइट, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, या फिर सिंसियरली वुड बिलीव। तो अगर आप इसमें देखें तो नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, ये राइट आंसर है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15. पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग, देखिए पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी नेशनलिस्ट पार्टी want to divide the country. अब इस स्टेटमेंट को पढ़ें और ध्यान से समझें। ये कहना चाहता है कि जो लोग किसी भी नेशनलिस्ट पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं वो देश को डिवाइड करना चाहते हैं, want to divide the country। तो बिलोंगिंग है यहाँ पर राइट वर्ड होगा या बिलोंग होगा। देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना आर नॉट बिलोंगिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया है, तो ये गलत है। यानी जो लोग बिलोंग नहीं कर रहे हैं वो जो है देश को डिवाइड करना चाहते हैं, नहीं, जो बिलोंग नहीं करते हैं। पीपल हु डू नॉट, राइट, डू हु के साथ मैंने डू इसलिए लगाया क्योंकि ये जो हु है ना ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है पीपल का, पीपल हु डू नॉट बिलोंग, राइट। तो राइट वर्ड होगा पीपल हु डू नॉट बिलोंग। सो ए पार्ट में एरर है, उसको आप ठीक करेंगे, राइट। क्यों एरर है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्टेट की बात कर रहा है कि जो लोग बिलोंग नहीं करते नेशनलिस्ट पार्टी को वो देश को डिवाइड करने का प्लान कर रहे हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए में एरर है, उसको हम टिक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16. आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट, राइट। सी आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अ लॉट। सो यहाँ पर आई एम, देखिए आई एम लाइकिंग हर अ लॉट, तो अगर आप 16 पार्ट में देखें तो आई लाइक हर अलॉट होगा, राइट। राइट, सी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17. आई एम हियरिंग दैट द मीटिंग इज लाइकली टू बी पोस्टपोन्ड, राइट। अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि जो मीटिंग है वो पोस्टपोन्ड हो सकती है, ऐसा मैंने सुना है। तो वो अभी सुन नहीं रहा है, ऐसा उसके पास जानकारी है, वो ये बताना चाहता है। तो आई एम हियरिंग दैट नहीं होगा, आई हैव हर्ड, I have heard, मैंने ऐसा सुना है कि मीटिंग that meeting is likely to be postponed, right, 2 + b postponed, ये पैसिव फॉर्म है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट, सी इज द राइट। पर ए में एरर है तो इसको I have heard लिखेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. I know, I am knowing
ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। सी, अब यहां पर क्या लिखा, आई एम नोइंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट, क्या आप जान रहे हो, क्या आप जानते हो, तो यहां पर आई एम नोइंग नहीं होगा, आई नो। तो नाउ आई नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम, राइट, बी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, Ramesh smiled when he was remembering his hard early years and his long road to success. तो रमेश ने क्या करा, स्माइल किया, राइट, स्माइल कब, जब वो याद कर रहा था his hard early years, तो जब उसने उसके शुरुआती दिन बड़े मेहनत के थे और उसने जो सक्सेस पाने के लिए कितना लंबा कठिन करा। सो व्हेन ही वाज रिमेम्बरिंग होगा या व्हेन ही वाज रिमेम्बर्ड, तो व्हेन ही रिमेम्बर्ड, जब वो याद कर रहा था, रिमेम्बर्ड, REMBERED, तो यहाँ पर सही वर्ड होगा रिमेम्बर्ड। ए में एरर, उसको आप ठीक करेंगे। नाउ बिलीव मी, आई एम बिलीविंग दैट यू वॉट एवर यू सेड, तो वो बोल रहा है कि भरोसा करो जो आप कह रहे हो, मैं उस पे भरोसा रखता हूं। तो आई एम बिलीविंग नहीं होगा, आई बिलीव होगा, राइट, आई बिलीव दैट वॉट एवर यू सेड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आई एम हियरिंग समवन एट द डोर, नो एरर। देखिए, हियरिंग जो होता है ना, सुनना, हियरिंग एक बेसिक चीज है, आप नॉर्मल भी रहते हो, आप सुनते रहते हो, लेकिन आई एम लिसनिंग, लिसनिंग और हियरिंग दोनों समझिए। देखिए, हियरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट, आपको कुछ ना कुछ सुनाई हमेशा देता रहेगा। लिसनिंग होता है एक्टिवली हियरिंग, यानी किसी को आप ध्यान पूर्वक सुनते हो, आपका फोकस वही होता है। तो यहाँ पर हियरिंग से मतलब नहीं है, यहाँ पर लिसनिंग से मतलब है, राइट। तो यहाँ पर सही वर्ड होगा आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूं कि कोई दरवाजे पे, समवन एट द डोर। तो ए पार्ट में एरर है, इसको करेक्ट करेंगे। नाउ ही एडमिट्स दैट, उसने क्या एडमिट किया, ही एडमिट दैट ही इज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, तो वो बोल रहा है, उसने एडमिट किया कि वो इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करता है, राइट, करता है या कर रहा है या करा था। तो यहाँ पर देखिए इज नॉट फॉलोइंग तो नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ये देखिए, अब आप, ही डज नॉट फॉलो, वो एडमिट करता है कि वो इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करता है, राइट, एक ये हो गया। ही हैज नॉट फॉलोड, हैज के साथ फॉलोड लगा दिया, उसने इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो किए, राइट। ही डिड नॉट फॉलो, वो इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करता था, ऐसा उसने एडमिट किया, राइट। अब डिड के साथ हमेशा मैंने बोला V1 लगेगा, और हैज के साथ आपको देखो V3 लगेगा, और डस के साथ भी हमेशा क्या लगेगा, V1 लगेगा। लेकिन यहाँ पर इज नॉट फॉलोइंग नहीं होगा, तो बी पार्ट में एरर है, बी को आप करेक्ट करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, सिंस 1986 देयर इज नो अर्थक्वेक्स हियर। अब देखिए देयर क्या किसके लिए है, यहाँ पर देयर है ना, ये अर्थक्वेक के लिए है। यहाँ पर देयर क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स, राइट। यहाँ पर देखिए, तो 1986 से यहाँ पर एक भी भूकंप नहीं आया, देयर इज नो अर्थक्वेक, तो हैव बीन होगा, वर होगा, आर होगा, तो 1986 से अभी तक नहीं आया, राइट। अगर आप इसका सही आंसर देखिए तो हैव बीन होगा, राइट। अब बहुत से बोलेंगे कि यहाँ पर हैव बीन क्यों आ गया, अब मैंने इसलिए बता दिया हैव बीन इसलिए आ गया क्योंकि देयर अर्थक्वेक्स के लिए है, और अर्थक्वेक हमारा क्या है, अर्थक्वेक सिंगल है, अर्थक्वेक्स यानी बहुत सारे भूकंप की बात हो रही है, तो यानी ये प्लूरल है, प्लूरल है, तो इसलिए हैव लगेगा, तो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, the child has been in the sick, the child has been in the sick bed for the last 1 week। तो चाइल्ड जो है वो बिस्तर पे बीमार पड़ा है, कब से, पिछले 1 हफ्ते से, फॉर द लास्ट 1 वीक। तो क्या यहाँ पर फॉर द लास्ट होगा, क्या आंसर होगा, फॉर द पास्ट 1 वीक होगा, फॉर द पास्ट होगा, सिंस द पास्ट होगा। अगर यहाँ पर देखो आप ऑप्शन सी, द चाइल्ड हैज बीन in the sick bed for the last 1 week, for the last 1 week ठीक है, ये जो है ये स्टेटमेंट ठीक है, for the last 1 week, for the past 1 week, इसका मतलब भी यही होता है पिछले 1 हफ्ते से, राइट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इनमें कोई एरर नहीं है, राइट। सिंस द पास्ट नहीं होगा, ए और डी, उसमें कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं है। अगर उसको आप रिप्लेस करना चाहो तो
फॉर द पास्ट भी यूज कर सकते हो, तो दोनों इसके आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, India today, many of our intellectuals still talk in terms of the French Revolution and rights of man, not appreciating that much has happened since then. अगर आप यहाँ पर बात करें राइट क्वेश्चन नंबर 25 की, इन इंडिया टुडे मैनी ऑफ अवर इंटेलेक्चुअल्स, तो आज इंडिया में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो है स्टिल टॉक इन टर्म्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किस बारे में बात करें, राइट ऑफ मैन के ऊपर, राइट, नॉट अप्रिशिएटिंग दैट मच हैज हैपेंड सिंस देन, राइट, तो मच हैज हैपेंड होगा या फिर इसमें क्या होगा, मच हैज बीन हैपनिंग होगा, मच हैड, अब ध्यान से देखिए, मच हैज के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया है, राइट, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द पीपल इन विलेजेस आर डिप्राइव्ड, अब लोगों की बात हो रही है, द पीपल इन विलेजेस आर डिप्राइव्ड ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज फॉर द पास्ट 2 वीक्स, डिप्राइव्ड का मतलब है कमी होना, तो जो लोग हैं गांव के अंदर उनके पास कमी है किसकी, इसेंशियल कमोडिटीज की, कब से, फॉर द पास्ट 2 वीक्स, पिछले 2 हफ्तों से, राइट, तो अब देखिए जरा ध्यान से इस स्टेटमेंट को देखिए, राइट, हैज बीन, तो जब भी आप टाइम की बात करें ना, तो जब भी हम टेंस में बताते हैं कि उस समय से लेके अभी तक कमी है, तो उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में लिखते हैं, राइट, तो हैज बीन होगा या फिर यहाँ पर आर डिप्राइव्ड होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ना, हैव बीन डिप्राइव्ड होगा, राइट, तो ये पैसिव फॉर्म में होगा, यही हो जाएगा, हैव बीन deprived for essential commodities for the past 2 weeks. So B is the right answer. Now question number 27. We did not see this movie yet. तो वो ये लोग बता रहे कि हमने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है, तो we did not see होगा, we had seen होगा, we have not seen होगा, have seen होगा, तो अब जरा देखिए कोई एक्शन पास्ट से लेके अभी तक चल के आ रहा है, तो उसके लिए did not see नहीं होगा, have not seen, we have not seen this movie yet, तो B is the right answer, right. Now question number 28, I will now deal with him in a manner different from the one, तो अब मैं उसके साथ कैसे डील करूंगा, डिफरेंट मैनर में, I have adopted so far, so I have adopted so far, तो मैंने अब तक जो सहना था सह लिया, I adopted होगा, I was adopting होगा, right, I have been adopting होगा, तो क्या आंसर होगा, तो इसको आप देखिए, I have प्लस हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, आई हैव अडॉप्टेड सो फार, यानी मैं अभी तक उसको सहता आया हूं, सो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, देयर इज नो इंप्रूवमेंट, ये राइट आंसर है, राइट, तो 28 का डी पार्ट, नो इंप्रूवमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फ्रॉम 1989, देखिए आई हैव बीन लिविंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कहां पर, इन दिल्ली, कब से, फ्रॉम 1989, तो यहां पर क्या आएगा, एवर सिंस होगा, सिंस होगा, इन होगा, प्रीपोजिशन, नो इंप्रूवमेंट होगा। देखिए जब भी आप एग्जैक्ट समय की बात करते हो ना, फोर कब लगाते हो, जब आप एक टाइम पीरियड की बात करते हो, टाइम पीरियड की, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 1 हफ्ता हो गया, लेकिन आप जब एग्जैक्ट टाइम की बात करते हो, राइट, या फिर आपसे मैं कहूँ स्पेसिफिक होते हो आप, जैसे डेट आपने मेंशन कर दिया, ईयर मेंशन कर दिया, मंथ मेंशन कर दिया, डे मेंशन कर दिया, तो तब हम सिंस का यूज करते हैं, राइट, तो फोर और सिंस में यही प्रॉब्लम है, फोर आप टाइम पीरियड के लिए यूज करते हो, सिंस आप स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हो, तो यहाँ पर सिंस होगा। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1985, तो मैं 1989 से दिल्ली में रह रहा हूँ, राइट, तो अभी भी वो काम है और वो पिछले 1989 से रह रहा है, राइट, तो बी इज द राइट आंसर, सिंस। नाउ रीता डैश हर होमवर्क येट, तो रीता ने अभी तक अपना होमवर्क खत्म नहीं किया है, या राइट, येट का मतलब यही है, अगर खत्म कर चुके होते तो हमें येट लगाने की जरूरत नहीं होती, तो डज नॉट डू, हैज नॉट डन या डिड नॉट डू, तो यहाँ पर होगा हैज नॉट डन, हैज नॉट डन। अब हैज नॉट डन क्यों लिखा है, ये हमने पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है, हैज नॉट डन, राइट, तो सी इज द राइट आंसर। सो ये लास्ट क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए, बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे,
इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट। इन क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ आपको मेहनत करने की या स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स आते हों, थोड़ा बेसिक एलिमेंट पता हो, टेंस कैसे काम करता है, वर्ब कैसे काम करती है, और आपको मेन फोकस वर्ब के यूज पे ही है, राइट। अब जैसे आपको क्लियर होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर है और प्रेजेंट में परफेक्ट का क्या स्ट्रक्चर है। पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो जब आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर्स के बीच में डिफरेंट पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे कि ये किस बारे में, क्या ये पास्ट से रिलेटेड है, क्या ये प्रेजेंट से रिलेटेड है। और आपको थोड़ा बहुत मोडाल यानी विल, शैल, शुड, इन सब के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। और वॉइस को भी थोड़ा पढ़ना है आपको, एक्टिव से पैसिव। तो कभी कभार जैसे हमने लास्ट 1-2 लेक्चर में देखा था कि हमें पैसिव वॉइस की भी जरूरत थी, तो लास्ट हमने कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व किया था कि कहीं पे पैसिव में भी हमें चेंज करना पड़ा। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी रखनी है, राइट। और वर्ब के फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आपको टेंस अच्छे से क्लियर हो पाएगा, राइट। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। वर्ब के आपको काम क्या करना है, आपको टेबल बनानी है। अब टेबल किस तरीके से बनेगी आपकी, एक जगह 2 + V1, फिर एक कॉलम में V1, फिर उसके बाद V2, फिर V3, और फिर इन वर्ब का VES फॉर्म या VS फॉर्म। ये आपको 5 एलिमेंट अपने टेबल में बनाने हैं। और जितनी भी पॉसिबल वर्ब्स आप लिख पाओ वो सारी वर्ब को लिखिए, उनको रिवाइज करिए। उससे आपको क्या होगा, वर्ब के फॉर्म के बारे में जानकारी होगी। ये सिर्फ आपको टेंस में भी हेल्प नहीं करेगा, ये टेंस के साथ साथ वर्ब और वॉइस में भी काफी हेल्पफुल होगा, राइट। ये सारे चैप्टर वर्ब के साथ इंटरलिंक्ड है। तो टेंस को समझिए, वर्ब को समझिए, टेंस का यूज क्यों करते हैं आप ये समझिए, क्योंकि बिना टेंस के आपको इंग्लिश में पता नहीं चलेगा कि ये बात कब हो रही है। क्या ये पास्ट की बात है, क्या ये प्रेजेंट की बात है, क्या ये फ्यूचर की बात है। सब डिपेंड करता है हमारे सेंटेंस के करेक्ट स्ट्रक्चर पे। तो हमें बात क्या करनी है पूरे, आप ये सीख क्यों रहे हो, ताकि आप सेंटेंस के करेक्ट स्ट्रक्चर को बना पाओ, उसको फॉर्म कर पाओ, राइट। तो बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। इस क्लास में इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।